नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन तो आ ही गया है। हम लोग पढ़ाई भी लगातार कर रहे हैं और बहुत कम समय बचा है हमारे एग्जाम में। और बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते हुए ये गलती कर रहे हैं कि उनकी स्पीड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम आ रही है और जितने सफिशिएंट नंबर होने चाहिए उतने नंबर नहीं आ रहे हैं। तो आज मैंने एक स्पेशल सेशन प्लान किया है जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड कैसे आपकी बढ़ सकती है और एक्यूरेसी कैसे आपकी बेहतर हो सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी आप जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बता देता हूं कि जब कभी भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि गाड़ी आप स्पीड पे चला पाए, तो सबसे पहले आपको गाड़ी सीखना पड़ेगा। आप इस चीज को समझ लीजिए कि स्पीड कभी नहीं आ सकती बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वहीं मैंने बोला है कि सबसे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको सिलॉग पता होना चाहिए कि ओनली का कॉन्सेप्ट क्या है, सम का कॉन्सेप्ट क्या है, नॉट का कॉन्सेप्ट क्या है या ऑल का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको क्लियर होना चाहिए पजल की अप्रोच कैसे करनी होती है। आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो इनइक्वालिटी है उसके क्वेश्चन की अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं। और ये ना केवल रीजनिंग में बल्कि मैथ में, साथ में इंग्लिश में भी आप इसको कर सकते हैं। तो पहली चीज, अपना फाउंडेशन आप बेहतर करिए। आप स्पीड नहीं पा सकते अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जितनी कोशिश करें कि आप चाहें तो कि बस मैं पेपर देता रहूं, मॉक टेस्ट देता रहूं, बस ऐसे हो जाएगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। पहला तरीका क्या है कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट में अब हम अपनी गलतियां देख रहे हैं और गलतियों को एनालाइज कर रहे हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक हो रही है और भविष्य में कौन सी गलती हमें नहीं करनी है। राइट? तो अपना बेसिक आप जरूर मजबूत रखिए, सबसे पहली चीज। नंबर सेकंड पे क्या कहते हैं, आ जाते हैं वीक एरियाज पे काम करना बहुत आवश्यक। अब देखिए मतलब वीक एरियाज का मतलब क्या है। लेट सपोज मान लीजिए मेरी रीजनिंग का बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जितने भी प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं वो मुझे आ रहे हैं। मैं जानता हूं सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, आपका पजल सेटिंग, ये सब मुझसे बन रहा है। अब मैंने मॉक टेस्ट दिया। अब मॉक टेस्ट में 35 नंबर में से केवल और केवल मेरा 20 नंबर आया। कितना आया मेरा? केवल और केवल यहां पे 20 नंबर आया। अब मुझे बताइए, अगर 20 नंबर मैंने अप्रोच किया पेपर में, तो मिस्टेक कहां पे है? 15 नंबर में। मेरा पहला काम क्या होना चाहिए कि मैं ये देख लूं कि कंप्लीट पेपर में वो जो 15 नंबर गलत हुए हैं वो क्या क्या गलत हुए हैं। क्या वो सिलॉग गलत हुआ है? और गलत हुआ है तो कौन सा कॉन्सेप्ट गलत हुआ है, इनइक्वालिटी का कौन सा कॉन्सेप्ट मुझसे मिस्टेक हो गया। जब आप इनको एनालाइज करेंगे तब ये जो है वो एक टाइम के बाद इंप्रूव हो पाएंगे। तो मॉक टेस्ट की एक खूबसूरती ये है कि आपको आपकी गलतियां बताता है, टाइम ड्यूरेशन में बताता है, कहां पे क्या कितना मिस्टेक किया आपने वो बताता है, उस सवाल में आप कितना रुके थे ये भी आपको बताता है। तो हमेशा कोशिश करें कि जो भी आप पेपर दे रहे हैं, पेपर देने के बाद सबसे पहले अपनी गलतियों को एनालाइज करें। लेट सपोज आपका 100 नंबर का पेपर था, आपने 100 नंबर का पेपर यहां पे दिया और आपके नंबर केवल 70 आए। तो 70 अच्छी बात है, ये आपका बेस्ट स्कोर है। लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो ऐसे कौन से 30 क्वेश्चन है। अगर आपने 100 का 100 पेपर पूरा अप्रोच किया है लेट सपोज, तो कौन से ऐसे 30 क्वेश्चंस हैं जो आपसे बने ही नहीं, आप कर ही नहीं पाए, या किया आपने तो वो गलत हो गया। तो जितना ज्यादा अपनी गलतियों को आप देखते जाएंगे उतना बेहतर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होती जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। टाइम को इफिशिएंट मैनेज करना बहुत जरूरी है। देखिए 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है हर एक सेक्शन में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया। अब मैं कहूं रीजनिंग में आपको 20 मिनट की अप्रोच कैसे करनी है, तो मैंने कई बार वीडियोस में बताया है। हमेशा शुरू कभी भी पजल से ना करें, पजल सेटिंग से कभी भी आप रीजनिंग की स्टार्टिंग ना करें। हमेशा वो टॉपिक जो आपके लिए आसान है। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप याद करिए, आप चाहे 5वीं पढ़ें, चाहे 6वीं पढ़ें, चाहे 10वीं पढ़ें, पहला चैप्टर हमेशा इजी होता है और आगे जाते जाते चैप्टर्स आपको टफ मतलब लगने लगते हैं। इसका कारण ये होता है कि साइकोलॉजिकल ऑर्डर में हम अगर इजी चीजें पहली कर लेते हैं तो हमारा एक मोटिवेशन हो जाता है। तो बाद में अगर एक आध सवाल गलत भी हो जाते हैं तो हमें क्लियर होता है कि बाकी हमने पूरा बना लिया। अब आप मान लीजिए पहली शुरुआत पजल से करेंगे, पजल आपकी बनी नहीं, मान लीजिए आपने एक बार और ट्राई किया, 1 मिनट 2 मिनट हो गया, मान लीजिए 3 से 4 मिनट हो गया। अब आपके दिमाग में एक प्रेशर आ जाएगा कि 20 मिनट का पेपर है, देखो 4 से 5 मिनट मेरे बर्बाद हो गए, अभी 15 मिनट बचा है और 35 क्वेश्चन करने हैं, मैंने अभी एक भी नहीं किया। तो वो प्रेशर के कारण जो चीजें बन रही होती हैं वो भी आपकी गलत हो जाएंगी। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। हमेशा जो इजी टॉपिक है उससे आप शुरू करें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाए। तो टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप मैथ में देख लीजिए कि मैथ में आप कैसे टाइम बैलेंस कर सकते हैं, आप इंग्लिश में देख लीजिए कैसे आप टाइम बैलेंस कर सकते हैं, और रीजनिंग में भी आपकी अप्रोच जो है वो एकदम सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं।
मॉक टेस्ट इज द की। देखो ये मैं हमेशा बोलता हूं, ऑलवेज बोलता हूं। जैसे रीजनिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, कंप्लीट रीजनिंग मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब रीजनिंग आपको आती है, ये अच्छी चीज है, लेकिन अगर स्पीड में नहीं आती तो ये बहुत गड़बड़ चीज है। मॉक आपको कब देना है? जब आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए। एक बार आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, फिर जब आप मॉक देते जाएंगे तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, आपको यह पता चलेगा कि आप स्पीड में कितना पीछे हैं। तो आपको स्पीड मेंटेन करने के लिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप मॉक पे आइए। मॉक को कभी भी अनदेखा ना करें। अगर मान लीजिए मैं अभी कहूं कि 1 महीने का टाइम है, 30 दिन का समय हमारे पास है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बेसिक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों का, तो आप डेली एक मॉक दें। डेली आप 1 घंटे का समय निकालें मॉक टेस्ट देने के लिए। उसमें से मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, देने के बाद एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल मैंने दिया कि 100 नंबर का पेपर है, अगर 60 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं और 40 क्वेश्चन आपने देखे हैं, बन नहीं पाए, तो हमेशा कोशिश करें कि वो 40 नंबर को एक बार एनालाइज करें कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कहां आपका दिमाग नहीं चल पाया। फिर उसका सॉल्यूशन भी मॉक में दिया होता है, तो एक बार उसको भी देख लीजिए। जब आप इसको गो थ्रू कर लेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और अगली बार जब आप मॉक देंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपसे गलत नहीं होगा जो लास्ट वाले मॉक में गलत हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने मॉक दिया और रीजनिंग में ओनली अ फ्यू आपका गलत हो गया, तो आप जाहिर सी बात है कि आपको क्या करना है, ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगली बार जब वो कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा, तो ये तो मेक श्योर होगा कि ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे गलतियों को आप देखते जाएंगे तो आपके नंबर आराम से बढ़ते जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको मिस मत करिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कीप अ स्टॉप वॉच वाइल प्रैक्टिसिंग। देखिए ये मैं हमेशा बोलता हूं इसको, इसलिए क्योंकि अब पेपर ऑनलाइन है, वो भी टाइम लिमिट के साथ। पहले आपको याद होगा कि पेपर 60 मिनट का हुआ करता था, जहां पे हम चाहे तो 22, 25, 30 मिनट खाली रीजनिंग को ही दे सकते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब हमें 20 मिनट का टाइमर दिया गया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको रीजनिंग सारे टॉपिक क्लियर हैं, तो सबसे पहले प्रैक्टिस करना शुरू करें टाइम बाउंडेड मैनर में। टाइम बाउंडेड मैनर में दो तरह से हो सकता है, या तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए, सेक्शनल मॉक का भी ऑप्शन आपको जो है वो मॉक टेस्ट में मिलता है। या फिर आप अगर ऑफलाइन पेपर से, मतलब या बुक से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोशिश करें बगल में टाइमर रखें कि भाई ये इतनी पजल है, मैं इसको इतने मिनट में कर लूंगा, ये इतने क्वेश्चंस हैं, मुझे इतने मिनट में करना है। और मेक श्योर करिए कि जैसे ही वो टाइमर खत्म हो, आपका लिखना बंद हो जाए, और आप खुद देखिए कि आपने कितने कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने आपसे छूट गए हैं। जितना ज्यादा आप स्पीड पे काम करते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना बेटर होता जाएगा। तो स्पीड पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी यहां पे कर रहे हैं तो। नेक्स्ट पे आइए, कैलकुलेट द टाइम यू शुड स्पेंड ऑन ईच क्वेश्चन। देखिए मॉक टेस्ट की एक खूबसूरती ये होती है, जब आप मॉक देते हैं ना, एनालाइज करते समय आपको यह पता चल जाता है कि आपने किस क्वेश्चन में कितना समय दिया है। एक बार उसको देख लीजिए, खुद से एक बार देख लीजिए कि हाँ भाई ये पजल थी, इस पजल को करते हुए मैंने इतना टाइम लगाया था। अब आप देखें क्या उतना टाइम सफिशिएंट है। कॉपी में आप उसका नोटबुक बना लीजिए कि भाई पजल में इतना टाइम लगा, सिलॉक के इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा, इनइक्वालिटी के इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा, रैंक पजल बनाने में इतना समय लग गया। अब एक बार कॉपी में खुद लिख लीजिए कि देखो पजल में मैंने इस पजल को बनाने में 3 मिनट लगा दिए थे, सारे क्वेश्चन करते हुए 4 मिनट हो गए थे। इनइक्वालिटी के ये 4 क्वेश्चन करते करते मुझे 2 मिनट हो गया था। अब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप उसे 20 मिनट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या 4 मिनट एक पजल के लिए देना ठीक है। अगर आपको वो कम ज्यादा लग रहा है, तो आपको ये देखना है कि वो सवाल अगर दोबारा आता है तो आप उसको स्पीड में कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपको हर एक क्वेश्चन में कितना समय देना है। जब आप ये कैलकुलेशन भी कर लेंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा कि आपका एग्जाम कैसे जाने वाला है। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सो एसबीआई क्लर्क का हमारा कंप्लीट बैच भी लॉन्च हो गया है 5.0। जो भी फ्रॉम द बेसिक पढ़ना चाहते हैं, इस बैच में जरूर इनरोल करके अपनी पढ़ाई को गति दे सकते हैं। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।